फास्ट ओपिनियन के नए अंक में आपका स्वागत है। आज के अंक में झारखंड में संपन्न हुई उलगुलान न्याय रैली की बात करेंगे। दूसरा विषय होगा नरेंद्र मोदी द्वारा एक वक्तव्य, जिसके कारण पूरे देश में ये वक्तव्य चर्चा का विषय बना हुआ है। और विशेषकर जो ऑपोजिशन के नेता है वो इसकी आलोचना कर रहे हैं। कुछ नेताओं का कहना है कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिरा दी। इन दोनों ही विषयों पे आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए पहले हम चर्चा करते हैं झारखंड में संपन्न हुई उलगुलान न्याय रैली की। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि जब से इंडिया अलायंस का गठन हुआ है तब से अब तक जो उसके सभी सहयोगी दल हैं या इंडिया अलायंस में जो लोग शामिल हैं उन सबका सिर्फ 3 रैली सारे नेताओं का एक साथ हुआ है। पहली रैली हुई थी, आपको पता ही है कि राहुल गांधी पूरब से पश्चिम भारत के बीच जो पूरा न्याय यात्रा उनका चल रहा था, तो न्याय यात्रा की जब समाप्ति हुई थी मुंबई में, तो उस उपलक्ष्य में वहां पर जो है इंडिया अलायंस के सारे नेता एक मंच पर उपस्थित हुए थे और उन्होंने अपनी बात कही थी। दूसरी रैली हुई थी दिल्ली के रामलीला मैदान में। वहां पर उपलक्ष्य था कि अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा था भ्रष्टाचार के मामले में। तो इस जेल यात्रा के विरोध में वहां पर एक रैली का आयोजन किया गया था। उसमें देश भर के बड़े बड़े इंडिया अलायंस के नेता, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, आप जिनका भी नाम लें, बट जिनको आप बड़े नेता समझते हैं अपोजिशन के, वो सबके सब उस मंच पर उपस्थित थे और उन्होंने अपनी बात रखी। अब इसी क्रम में तीसरी रैली जो है झारखंड की राजधानी रांची में, जिसको नाम दिया गया था उलगुलान न्याय रैली का, वो संपन्न कल हुआ। अब इस रैली में पहले तो चर्चा थी कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और जितने बड़े नेता वो सबके सब शामिल होंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लोगों को उम्मीद थी कम से कम राहुल गांधी तो अवश्य ही आवेंगे, लेकिन ऐन वक्त पे लास्ट मोमेंट में उन्होंने अपनी स्वास्थ्य का हवाला देकर के इस रैली में आने से इनकार कर दिया। तो इस रैली में अगर देखा जाए तो हर पार्टी के जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है वो सबके सब यहां पर उपस्थित थे और उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन कोई नई बात नहीं रखी। जो पुराने रटे रटाए से जो इनके वक्तव्य है उसी को यहां पर उन्होंने भाषण के रूप में पेश किया। उम्मीद थी कि कुछ नई बातें यहां से इस मंच से निकलेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन इसको छोड़ करके कोई नई बात नहीं है, इसको छोड़ करके वहां पर सब कुछ हुआ। पहली बात तो ये थी कि अगर आप लोगों में से किसी ने अगर इस रैली में भाग लिया हो तो आपने देखा होगा कि मंच पर इतनी अव्यवस्था हमने आज तक नहीं देखा। लेकिन दूसरी बात यह भी कि झारखंड में जो भी रैली होता है, अगर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दें, जिस किसी भी पार्टी का रैली होता है तो यहां पर यही माहौल मंच पर होता है, क्योंकि यहाँ पे हर छुट भैया नेता अपना चेहरा मंच पे चमकाना चाहता है, वहां पे सेल्फी लेना चाहता है बड़े बड़े नेताओं के साथ, तो स्वाभाविक है कि मंच पे अव्यवस्था होगी। लेकिन इस अवसर का उपयोग जो है किसी अन्य कार्य के लिए भी किया गया। अन्य कार्य यह है दोस्तों कि जैसा कि आपको पता ही है कि चतरा जो लोकसभा का सीट है वो इंडिया अलायंस में जो इनके बीच समझौता है उसके तहत कांग्रेस को मिल गई। अब कांग्रेस ने वहां से के एन त्रिपाठी को उम्मीदवार बना दिया। अब इससे जो है राजद के जो कार्यकर्ता वो बड़े खफा थे। उनका मानना था कि कम से कम एक सीट, ये जो चतरा का सीट है, ये तो राजद को मिलना ही मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, तो इससे काफी खफा थे। अब ये जो इनके अंदर में उबाल था उसको इस रैली के दौरान उन्होंने के एन त्रिपाठी तो उनको मिले नहीं, उनके भाई हैं गोपाल त्रिपाठी, उस पर उन्होंने उतारा। अब गोपाल त्रिपाठी के समर्थक और जो आरजेडी के समर्थक हैं इनके बीच में वहां पर अब आप क्या कहेंगे, उसको चेयर वार कहिए, कुर्सी वार कहिए, कुर्सी युद्ध कहिए, वो हुआ। और इस दौरान जो गोपाल त्रिपाठी का माथा फट गया और भी कई कार्यकर्ताओं को चोट लगी और किसी तरह से इसको बीच बचाव किया गया। आप देखिए उसका वीडियो।
तो ये तो रही बात वीर रस। अब जब इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो हर रस का आनंद तो लेना ही चाहिए। अब ये वीर रस का था। अब यहाँ पे दोस्तों जैसा मैंने बताया कि सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप यहाँ पे मंच पे उपस्थित था, लेकिन इन सबके बीच में जो आकर्षण का केंद्र था वो थी दो महिलाएं। पहली थी हेमंत सोरेन की पत्नी जो है कल्पना सोरेन, और दूसरा अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल। अब इन दोनों महिलाओं का पहुंचना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये पूरा का पूरा रैली इन लोगों को जो जेल भेजा गया है इनके भ्रष्ट आचरण के कारण, उसके खिलाफ था। तो स्वाभाविक है कि आकर्षण का केंद्र भी यही होंगे। सुनीता केजरीवाल अपनी रटी रटाई बात कर रही थी, लेकिन कल्पना सोरेन ने यहां पर बड़ा अजूबा किया। दोस्तों आपको याद होगा कि जब से अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं तब से हर सप्ताह सुनीता केजरीवाल टीवी पे आती हैं और वो एक पेपर उनके हाथ में होता है और लोगों को संबोधित करती है कि देखिए अरविंद केजरीवाल, आपके प्रिय भैया, आपके प्रिय मुख्यमंत्री ने जेल से एक संदेश भेजा है। एग्जैक्टली इसको कॉपी कर रही थी कल कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन जब मंच पे आई भाषण देने के लिए, उन्होंने भी एक पेपर उठाया और उन्होंने कहा कि देखिए हेमंत सोरेन, आपके प्रिय नेता, आपके प्रिय मुख्यमंत्री, आपके भैया और दादा जो भी कह सकते हैं, वो आपके लिए एक संदेश भेजा है। देखिए पहले। मैं हेमंत सोरेन जी का पत्र लेकर के आई हूं जो उन्होंने जेल से भेजा है। सबसे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगी कि उन्होंने जो भी लिखा है आज मैं आपके सामने पढ़ने वाली हूं, क्योंकि ये सारा संदेश आप सभी के लिए, झारखंड वासियों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए है। तो कृपया करके इसको जरूर ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन दोनों नेताओं और इनके पत्नियों में समानता क्या है। दोनों की पत्नियां पढ़ी लिखी हैं, स्मार्ट हैं, और इन दोनों के ही पति जो है भ्रष्ट आचरण के कारण जेल में है। तो क्या इन दोनों के पतियों के बीच में कोई समानता है? आप ढूंढिएगा। लेकिन यहां पर मैं ये तो कह सकता हूं कि कल्पना सोरेन ने कल सुनीता केजरीवाल का पूरा हूबहू कॉपी किया है। चलिए इससे क्या होता है, लेकिन यहां पे एक और भी चीज हुआ। चूंकि ये पूरा का पूरा आयोजन जो था, जो रैली था, वो हेमंत सोरेन और केजरीवाल को लेकर के था, तो वहां पर जो मंच पर कुछ खाली कुर्सियां रखी गई और उन पर इन नेताओं का नाम चिपकाया गया। उसमें सिर्फ यही नहीं था, मनीष सिसोदिया और ये सब जो जितने भी हैं जेल में, इन सबके नाम पर वहां पर कुर्सी रखी गई। चलो ठीक है। उसके सामने टेबल भी बिछाया गया और उसमें पानी का ठंडा बोतल भी रखा गया। मुझे याद आया कि सुनीता केजरीवाल कुछ दिन कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल का शरीर जो है वो जेल में है, लेकिन उनकी आत्मा जो है वो हमारे बीच में भ्रमण कर रही है। तो कल मुझे पानी का बोतल देख करके याद आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हेमंत सोरेन की आत्मा, केजरीवाल की आत्मा, मनीष सिसोदिया की आत्मा भी इस रैली में उपस्थित थी और गर्मी इतनी थी तो ये ठंडा पानी क्या उसके लिए था, उन आत्माओं को पिलाने के लिए। चलिए मजाक की बात हुई, लेकिन इतनी बड़ी रैली हो और भाजपा शांत रहे, ये तो हो नहीं सकता। कल भी शांत नहीं रहे। अमर बावरी जो कि विपक्ष के नेता हैं, विधानसभा में विपक्ष के नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने इस पूरे रैली को भ्रष्टों का रैली करार दे दिया। कहा कि सारे भ्रष्ट नेता देश भर के एक मंच पे उपस्थित हुए। उन्होंने क्या कहा है एग्जैक्टली आप खुद सुनिए। उस शो में भाग नहीं लेने के असफलता को देखते हुए कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी ने अपना कार्यक्रम कैंसिल किया। अभी वो संबोधन के लिए नहीं आए। कुल मिलाकर के धरती आबा बिरसा मुंडा जी के पवित्र उस अपील नारे उलगुलान का इस्तेमाल अपने भ्रष्टाचार, अपने कुकृत्यों को और अपने कारनामों को बचाने के लिए इस्तेमाल करने का जो प्रयास किया, उसको झारखंड की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। अब आते हैं कि क्या इस रैली का प्रभाव जो भी लोकसभा का चुनाव होने वाला है उस पर कुछ पड़ने वाला है। मुझे नहीं लगता दोस्तों, एकदम नहीं लगता, क्योंकि इस रैली का जो उद्देश्य था वो बहुत ही सीमित था और महत्व भी बहुत सीमित था। दूसरी चीज, यहां पे कोई बड़ा नेता नहीं है और किसी नेता ने मंच से कोई नई वादे या कोई नई बात नहीं कही। तीसरी चीज, जो लोग झारखंड को जानते हैं, झारखंड के विधानसभा चुनाव का मिजाज अलग होता है, लेकिन लोकसभा के चुनाव का मिजाज टोटली डिफरेंट होता है। और यहां पे ऐसी कोई बात ही नहीं की गई पूरे मंच पे इस रैली के दौरान जिससे कि यहां पर जो लोकसभा के मतदाता हैं वो उससे प्रभावित हों, आकर्षित हों,
ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब देखिए आने वाले समय में क्या होता है। अब हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की। प्रधानमंत्री मोदी कल राजस्थान के बांसवाड़ा में थे और वहां पर वो रैली को संबोधित कर रहे थे। उस रैली में उन्होंने राहुल गांधी द्वारा जो पिछले दिनों खास करके जब वो मैनिफेस्टो रिलीज कर रहे थे उसके बाद से हर रैली में जो एक बात कह रहे हैं उस पर जो है उन्होंने कल करारा जवाब दिया। मैं कहूंगा करारा जवाब दिया। तो पहले दोस्तों मोदी जी के भाषण को और उनके जवाब को समझने के लिए जरूरी है कि पहले आप राहुल गांधी क्या कह रहे थे इसको सुनिए। और आप देखते जा रहे हो मैनिफेस्टो में हमने क्रांतिकारी काम करना है। पहला काम जाति जनगणना, इससे सबकी गिनती हो जाएगी, सबको पता लग जाएगा किसकी कितनी आबादी। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे होगा, फाइनेंशियल सर्वे होगा, हिंदुस्तान की सब संस्थाओं का सर्वे होगा। सबको पता लग जाएगा हिंदुस्तान के धन में किसकी कितनी भागीदारी है। राहुल गांधी अपने वक्तव्य में स्पष्ट कर रहे हैं कि हम अगर सत्ता में आए तो हम जातीय जनगणना करवाएंगे। चलिए इससे आगे बढ़ के वो कह रहे हैं कि अब हम यहां पे फाइनेंशियल सर्वे करवाएंगे, इंस्टीट्यूशनल सर्वे करवाएंगे। हिंदी में होता है कि हम पहले यहां पर लोगों के पास में किसके पास कितना पैसा है हम उसका सर्वे करवाएंगे, फिर हम संस्थाओं का सर्वे करवाएंगे। यहां तक भी लोग बर्दाश्त कर रहे थे। अब इसके आगे वो कहते हैं फिर हम क्रांति करेंगे। तो क्रांति क्या करेंगे? जब सर्वे के द्वारा हमको सब पता चल जाएगा कि किसके पास कितनी संपत्ति है तो हम उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अर्थात जो निकम्मे हैं, नकारे हैं, जो किसी काम के नहीं है, उनको जो है, जो मेहनती वर्ग है, जो मेहनत से पैसा कमाया है, उनका दौलत जो उनके बीच में बांट देंगे। ये अब तक राहुल गांधी कह रहे थे, जैसा कि आपने सुना भी। अब इसके जवाब में कल जो है मोदी जी छोड़ने वाले तो है नहीं, उन्होंने कल जो बयान दिया है उसको अब सुनिए। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। अब यहां पे बवाल इस चीज का मचा हुआ है कि एक तो मनमोहन सिंह का नाम इन्होंने लिया अपने वक्तव्य में और इन्होंने कहा कि ये जो पैसा बांटने की बात राहुल गांधी कर रहा है वो घुसपैठियों को देगा। तो कुछ लोगों को इस पर आपत्ति है कि ये सारे मुस्लिम वर्ग को घुसपैठिया कर रहा है। इसके आगे कुछ लोगों ने कहा कि मनमोहन सिंह ने कभी ऐसा नहीं कहा था। वो भी सुन लीजिए मनमोहन सिंह ने क्या कहा था। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. स्पष्ट है कि मनमोहन सिंह कह रहे हैं यहाँ पर कि अल्पसंख्यकों के बीच जो है हमें जो है उनको बढ़ावा देना, उनके बीच हमको काम करना। लेकिन यहाँ पर वो स्पष्ट कह रहे हैं कि उसमें अल्पसंख्यकों में भी मुसलमानों को हमको तरजीह देनी है। और ये उन्होंने एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट जो ये होता है बोर्ड, ये कमीशन होता है, उसके एनडीसी के
बैठक में इन्होंने भाषण दिया था। ये कोई चुनावी भाषण नहीं दे रहे थे और ये 2006 की बात है और उस समय भी बवाल मचा था। और इनके इस वक्तव्य को भाजपा और अन्य भी जो उनके सहयोगी दलों बार बार कोट करते हैं, बार बार कोट करते हैं कि ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। और मेरा खुद का मानना है दोस्तों कि इससे ज्यादा कॉमनल स्पीच आज तक भारत के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दिया है, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दिया है। ये खुला तुष्टीकरण था, खुला तुष्टीकरण कि तुमको जो करना है कर लो, हम तो इनको जैसे इनकी तुष्टीकरण हम करेंगे ही करेंगे। और यहां पर अगर आप कुछ बातों को बड़े ध्यान से सुने, बड़े ध्यान से सुने, तो आपको लगेगा कि इसमें ठीक है अतिशयोक्ति तो है, मोदी जी जो कह रहे हैं उसमें अतिशयोक्ति है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि वो जो बातें कह रहे हैं वो सही बात कह रहे हैं। भाई आप इस तरह के रिडिस्ट्रीब्यूशन संपत्ति के फिर से वितरण की बात जो है, ये तो कभी लेनिन और मार्क्स के चेले चपड़े भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाए, माओवादी नहीं कर पाए। इस तरह की बातें सिर्फ माओवादी सोचते हैं। और आज के तारीख में राहुल गांधी उसी माओवादी और उसी वामपंथियों से प्रभावित होकर के इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो चाहते क्या है कि देश में जो पूरा सिविल बार आप छूट जाए। आप कोई भी व्यक्ति अगर मेहनत से पैसा कमाया, आप उसके पास छीनने के लिए जाएंगे, क्या वो आपको स्वतः दे देगा, स्वेच्छा से दे देगा? तो इस तरह की बातें करना ही अपने आप में पाप है। और आप चुनाव के समय में ठीक है बहुत सारी अनर्गल बातें होती, देश बेच दिया मोदी ने, 25 कंपनियों के हाथ में देश को बेच दिया, लोकतंत्र खतरे, आप करो ये सब बातें, लेकिन ऐसी बातें ना करो जिससे कि इस देश में सिविल वार छिड़ जाए। और आप जो बातें कर रहे हैं वो सिविल वार की ओर ले जा रहा है इस देश को, सिविल वार की ओर ले जा रहा है। लेकिन इससे विपक्ष नेता बड़े दुखी हो गए। जो कपिल सिब्बल है, द ग्रेट कपिल सिब्बल, इन्होंने कहा कि ये जो है रावणों वाली बात कर दी। जो आदमी जीवन भर आतंकवादियों का केस लड़ा हो, रावणों का, आधुनिक रावणों का केस लड़ा हो, वो मोदी को कह रहा है कि इसने रावणों वाली बात कर दी। कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी तो बातें ही जुड़ा है। पहले उन्होंने कहा कि हेट स्पीच है, बाद में उनको लगा कि कुछ ज्यादा हो गया है, तो उन्होंने कहा कि हम जो है प्रधानमंत्री से समय मांग रहे हैं, हम उनसे मिलेंगे और कांग्रेस का मैनिफेस्टो उनको समझावेंगे। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि खड़गे साहब को खुद भी कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या समझ में आ गया है? अगर उनको ही अगर ये मैनिफेस्टो पूरी तरह से समझ में आ गया होता तो इस तरह के अनर्गल बातें वो उसका जो है एम्पलीफाई नहीं करते, हर मंच पे जाके चिल्लाते नहीं। और दूसरी चीज दोस्तों, कांग्रेस खुद भी एक्सेप्ट कर चुकी है, खुद भी एक्सेप्ट कर चुकी है। पिछली बार के मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले कि हम लोग मुस्लिम पार्टी है, कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है, क्योंकि वहां पर वो मुसलमान नेताओं को संबोधित कर रहे थे। और एके एंटोनी की रिपोर्ट को कौन भूल सकता है? 2014 के चुनाव के बाद जो कांग्रेस ने अपना इंटरनल असेसमेंट के लिए जो कमेटी बनाई थी एके एंटोनी के नेतृत्व में, उन्होंने साफ साफ कहा था कि भैया आपको पूरा देश मानता है कि आप जो मुसलमानों की पार्टी बन चुके हैं, आप जब तक अपना ये छवि नहीं बदलेंगे आप इस देश पर फिर कभी सत्ता में आ ही नहीं पाएंगे। अभी देखिए दोस्तों, आने वाले समय में तो अभी और बवाल बचना है और इस पर बातें होंगी, तो जब और बातें होंगी तो फिर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों विदा दीजिए और खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए।